हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर ISPCS। माय नेम इज़ अक्षय। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स। आज की पहली न्यूज़ है, तमिलनाडु गवर्नर आर रवि ने रिसेंटली उन तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर है जिनका नाम है सेथिल बालाजी, उनको डिसमिस कर दिया। और कंट्रोवर्सी इरप्ट होने के बाद उनका जो डिसमिसल ऑर्डर था उसको हॉल्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नर और एक मिनिस्टर के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164(1) ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे गवर्नर, उसके बाद जो अदर मिनिस्टर्स होंगे वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो गवर्नर सीएम को अपॉइंट करेंगे, सीएम के एडवाइस पे गवर्नर जो है अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ये ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल वर्ड है ये है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसके ऊपर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी होते हैं। अब ये जो प्लेजर ऑफ गवर्नर है, ये प्लेजर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जो वो इंजॉय कर रही है कॉन्फिडेंस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी इंजॉय कर रही है, उनकी पार्टी जब तक मेजॉरिटी इंजॉय कर रही है, वो गवर्नर का प्लेजर होल्ड कर रहे हैं। ओके, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 1974 का जजमेंट है। 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर की जो पावर है वो फ्लो करती है एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिशन मतलब अपना विवेक से डिसीजन ले सकते हैं, विवेक से अपने निर्णय ले सकते हैं गवर्नर। कौन से ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे गवर्नर जो है अपने विवेक से डिसीजन ले सकते हैं? एक, जब इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन होने के बाद हंग असेंबली बन जाए। हंग असेंबली का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आ रही है अभी असेंबली के अंदर, तो गवर्नर यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि किसको बुलाना है सबसे पहले ओथ लेने के लिए और अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो अपना डिस्क्रिशन या फिर अपना विवेक यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर अभी जो करंट जो गवर्नमेंट होगी अगर वो कहती है कि हम लोग रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, उसके बाद अपोजिशन को इनवाइट करना अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, या फिर वहाँ पे भी विवेक से डिसीजन लेना, यहाँ पे ये डिसीजन अपना लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे अबाउट मैन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, और उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि उसका सॉल्यूशन क्या निकाला है। ये एग्जांपल है देब्रीगढ़। ये एग्जांपल है देब्रीगढ़ का। देब्रीगढ़ जो है, देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि उड़ीसा के अंदर है। यहाँ पे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट काफ़ी हो रहा था टाइगर और ह्यूमन के बीच में, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी ने 400 फैमिलीज़ को पीसफुली एंड सक्सेसफुली वहाँ से रीलोकेट किया है दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं जनरली मैन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये जो है रीलोकेशन वाला, जनरली इंडिया में जो है वो इतना आसानी से रीलोकेशन होता नहीं है। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो जनरेशन से एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो वहाँ की जो लैंड होती है उसके वजह से वहाँ पे अटैचमेंट्स होते हैं, तो इतना इजीली नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम पे भी लैंड एक्वायर करना, या फिर ऐसे कन्फ्लिक्ट के टाइम ट्राइबल्स को या फिर जो फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पीसफुली डिस्प्लेस करना। लेकिन ये वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने सक्सेसफुली किया है, तो ये एग्जांपल बन सकता है इसके रिगार्डिंग। तीसरी न्यूज़ है आज की, ओपन मार्केट सेल। आज न्यूज़ में है ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है। इसके पहले हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि कुछ अंतराल के बाद जो हमारे मार्केट में जो
प्रोडक्ट्स है या फिर सर्विसेज है, जो भी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हो सकती है, फ्यूल हो सकता है, हमारी पढ़ाई हो सकती है, जो भी एक सर्विस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों की जो है वो प्राइस सर्टन टाइम के बाद थोड़ी 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 राइज़ करती जाती है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि +4% जो राइज़ होता है, जैसे कि अगर इस साल 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है तो अगले साल वो 104 का हो जाएगा। तो ये गुड है इकोनॉमी के लिए। इससे क्या होती है कि डिमांड क्रिएट होती है, उसके बाद वो पूरा इकोनॉमी का सर्कल जो है वो रन करने लगता है कि डिमांड क्रिएट होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो फिर वापस उसका कंजम्पशन होगा तो वापस डिमांड क्रिएट होगी, तो इसे पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये 4% जो है गुड माना जाता है। अगर अचानक से सडन राइज हो जाए, अगर किसी सर्टन पर्टिकुलर, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स के अचानक से प्राइस राइज हो जाए, तो ये जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे अभी हम लोग फेस कर रहे हैं कि फूड का प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुका है, तो इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रही है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट, पहले हम लोग देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या क्या है, कि इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या क्या है। पहला कॉज है होर्डिंग। कई बार ये होता है कि जो बड़े बड़े होलसेलर्स जो होते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि हम लोग मार्केट में एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करेंगे, उसके बाद प्राइस राइज करेंगे, उसके बाद हम लोग इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो वो लोग होर्डिंग करना शुरू करते हैं। तो ये होर्डिंग की वजह से भी मार्केट में प्रोडक्ट्स की जो है शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से प्राइस राइज हो जाता है। दूसरा, डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है। कई बार डिमांड सप्लाई मिसमैच के भी 2-3 रीज़न है, जैसे अल नीनो, ड्रॉट। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो एग्रीकल्चर का सप्लाई है वही कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पानी नहीं है तो एग्रीकल्चर कैसे प्रोड्यूस होगा, तो फिर इसकी वजह से भी डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है। दूसरा है कॉपवेब साइकिल। कॉपवेब साइकिल ये है कि सपोज करो इस साल गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर किया। एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद फार्मर को लगा कि हाँ यार, राइस ग्रो करना काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो, तो सारे फार्मर्स राइस ग्रो करेंगे। सारे फार्मर्स अगर राइस ग्रो करने लग जाएंगे तो मार्केट में सरप्लस राइस आ जाएगा, उसके वजह से राइस के जो प्राइसेस है मार्केट में फॉल हो जाएंगे। उसी टाइम पे जो पल्सेस थी उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। पल्सेस का प्रोडक्शन कम होने की वजह से उनका जो प्राइस है मार्केट में हाई हो जाएगा। अब फार्मर नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन सोचेगा कि यार पिछली बार राइस लगाया था, मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन पल्सेस लगाया था कि और पल्सेस को तो अच्छा रेट मिला था, तो सारे फार्मर्स फिर पल्सेस लगाएंगे, तो उस साल पल्सेस का रेट गिर जाएगा और राइस का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये जो है कॉपवेब साइकिल है, इसकी वजह से भी डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है। तीसरा, इंटरनेशनल शॉक। जैसे कि अभी रिसेंटली यूक्रेन में हम लोगों ने फेस किया, यूक्रेन रशिया की वॉर होने की वजह से काफ़ी वीट सप्लाई जो था इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रभावित हो गया था। उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में वीट के प्राइसेस काफ़ी राइज़ कर गए थे, या फिर फूड प्राइसेस राइज़ कर गए थे। इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन लेती है? गवर्नमेंट वेरियस एक्शंस लेती है, जैसे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा सकती है गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट से परचेस करके ला के हमारे मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ा सकती है। तीसरा है ओपन मार्केट सेल स्कीम। ये ओपन मार्केट सेल स्कीम में क्या होता है, जैसे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो फार्मर से प्रोक्योर करती है चीज़ें एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है। जो गवर्नमेंट की बॉडी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, वो पूरा ये डेटा कैलकुलेट करती है। उसके बाद वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को सजेस्ट करती है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है फिर इसको क्लियर करने के बाद एमएसपी का रेट डिक्लेयर होता है। तो एमएसपी के अंदर हम लोग 22 जो है फूड ग्रेन्स हम लोग काउंट करते हैं और एक शुगर केन करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस देते हैं। उसके बाद एफसीआई जो है फार्मर से ये गवर्नमेंट डिसाइडेड रेट के ऊपर प्रोक्योरमेंट करता है, अपने वेयर हाउसेस में स्टोर करता है, और यहाँ से एफसीआई जो है फूड ग्रेन 2 चीज़ों के लिए बाहर सप्लाई करता है। एक देता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंदर स्टैट्यूटरी राइट है बीपीएल लोगों का कि उनको 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये के रेट से अनाज उनको मिले। और दूसरा है ओपन मार्केट सेल स्कीम में भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो उनके पास जो स्टॉक है बफर स्टॉक, उसको वो लोग मार्केट में मर्चेंट्स को सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आपूर्ति हो जाती है फूड ग्रेन्स की और फूड ग्रेन्स का रेट कम हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे 4th न्यूज़। इंडियाज़ लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्लेस वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग यूनिवर्स वाइब्रेशन। अब ये पहले देखेंगे ये जो है टेलीस्कोप का नाम क्या है। ये टेलीस्कोप को कहा जाता है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ लगी हुई है इंडिया में? अब इतनी बड़ी लगाने के लिए हमको जनरली पहाड़ वाले एरिया में ही हम लोग लगाते हैं, क्योंकि प्लेन वाले एरिया में 50 प्रॉब्लम्स होते हैं पोल्यूशन से लेके और चीज़। तो पहाड़ों में थोड़ा वहाँ पे क्लीन होता है क्लाउड, और वहाँ से हम लोग अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। या तो अब हिमालय में लगाएंगे या फिर वेस्टर्न घाट में लगाएंगे। तो ये जो लगी हुई है ये वेस्टर्न घाट के अंदर लगी हुई है, पुणे के पास। ठीक है, अब इसका इस जायंट मीटर वेव
टेलीस्कोप ने इससे पहले क्या क्या डिटेक्ट किया है और अभी तक की इसकी अचीवमेंट क्या क्या है। ठीक है, इसने जब 2015 में रेडियो वेव्स का डिस्कवरी हुई थी, उस टाइम पे भी इस जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये वही काम कर रही है, ये जो है यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव्स को ट्रैक कर रही है और उनको स्टडी करने की कोशिश कर रही है। अभी रिसेंटली जो है इंडिया के, जापान के, यूरोप के जो भी साइंटिस्ट थे वो कोलैबोरेट करके मॉनिटर कर रहे थे यूनिवर्स को, और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि कंटिन्यूस एक अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, जो कि अगेन सपोर्ट करते हैं कि एविडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। ठीक है, अब ये इसको स्टडी करते वक्त वो लोग पल्सर को स्टडी कर रहे थे। पल्सर क्या होता है? पल्सर जो होता है वो एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। जब कोई भी स्टार का एंड हो जाता है तो वो जो है न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक कंटिन्यूस रेडियो बीम अपने अंदर से इमिट करता है, इसलिए उसको कॉस्मिक लाइट हाउस भी कहा जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जितनी भी हमारी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन होती है, जो भी स्पेस स्टडी होती है, जनरली हम लोग यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसा हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ। अगर हम लोग ये समझ पाएंगे कि जो है यूनिवर्स का ओरिजिन कैसा था, तो हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, आगे हम लोग पहुँच कहाँ रहे हैं। अगर तुमको तुम्हारा इनिशियल पॉइंट ही नहीं पता तो तुम लोग तुम्हारी रेस ट्रैक कैसे करोगे कि तुम कहाँ पे खड़े हो और तुम लोग जा कहाँ रहे हो। इसीलिए वो जो इनिशियल पॉइंट है, इसकी डिस्कवरी में हम लोग पूरी एफर्ट लगाते ताकि हमको पता चले कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है। तो इसके अंदर हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी करेंगे, जो अलग अलग फिनोमेनाज जो होते हैं यूनिवर्स के अंदर, हम उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, पर्सन इन न्यूज़। अजय बंगा इंडिया अमेरिका ओरिजिन के हैं, जो अभी रिसेंटली चीफ बने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। ये पर्सन इन न्यूज़ जनरली यूपीएससी पूछता नहीं है, बट जो अदर हमारे पीसीएस के सर्विसेज होते हैं उसके अंदर ये न्यूज़ में आ जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ डिस्कशन। मिलते हैं कल।